नमस्कार। सीबीआई का नाम हम सब ने सुना है, अखबारों में, टीवी पर, बड़े बड़े घोटालों के जिक्र में। लेकिन ये एजेंसी असल में है क्या? इसे अपनी ताकत कहाँ से मिलती है? और क्यों इसे कभी देश का गौरव तो कभी पिंजरे में बंद तोता भी कहा जाता है? आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो सीबीआई की इसी पूरी कहानी की तह तक जाते हैं और हमारा मकसद है इसके हर पहलू को इस तरह से समझना कि अगर कोई सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए ये बिल्कुल साफ हो जाए। बिल्कुल। और ये कहानी मतलब बड़ी दिलचस्प है। ये सिर्फ एक जांच एजेंसी की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के संघीय ढांचे, राजनीति और न्यायपालिका के बीच की खींचतान की भी कहानी है। हम इस दस्तावेज के हर हिस्से को एक एक करके देखेंगे, लेकिन एक क्लास की तरह नहीं, बल्कि एक बातचीत के जरिए, ताकि हर जरूरी बात दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पहचान से। दस्तावेज का पहला हिस्सा बताता है कि सीबीआई आखिर है क्या। ये भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जो कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत काम करती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे लगी वो ये है कि सीबीआई का जिक्र संविधान में कहीं नहीं है। यही इसका सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर परीक्षा के नजरिए से। सीबीआई ना तो एक संवैधानिक संस्था है जैसे चुनाव आयोग होता है, और ना ही एक वैधानिक संस्था। बिल्कुल, न ही एक स्टैट्यूटरी संस्था जिसे संसद के किसी कानून से बनाया गया हो। जी। इसकी सारी शक्तियां एक बहुत पुराने कानून से आती हैं, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, जी। DSPE एक्ट। अच्छा। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अक्सर सवाल बनते हैं। और एक और बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरपोल के साथ समन्वय के लिए भारत की नोडल एजेंसी भी सीबीआई ही है। जी। तो इसका दायरा सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है। मतलब इसकी नींव जितनी मजबूत दिखती है उतनी है नहीं। ये तो एक तरह से उधार की शक्ति पर चल रही है। तो फिर ये बनी कैसे? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी जड़ें जुड़ी हैं दूसरे विश्व युद्ध से। 1941 में अंग्रेजों ने एक खास यूनिट बनाई थी, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। इसका काम था युद्ध से जुड़े विभागों में हो रहा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की जांच करना। जंग खत्म होने के बाद भी सरकार को लगा कि ऐसी एक एजेंसी की जरूरत तो है, और इसी सोच के साथ 1946 में DSPE एक्ट बनाया गया ताकि इस यूनिट का काम जारी रह सके। अच्छा, तो ये स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ही सीबीआई का कह सकते हैं पुराना रूप था। लेकिन सीबीआई नाम इसे कब और कैसे मिला? वो हुआ 1963 में। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई गई थी, संथानम समिति। परीक्षा के लिए यह नाम बहुत जरूरी है। संथानम समिति, ठीक है। इसी सिफारिश के आधार पर 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए सीबीआई का गठन किया गया। तो दो बातें याद रखने वाली हैं, कानूनी बुनियाद 1946 का एक्ट है और आधिकारिक गठन 1963 में संथानम समिति की सिफारिश पर हुआ। तो अब हमारे पास एक एजेंसी है जिसका एक इतिहास है और एक कानूनी आधार भी। पर ये काम कैसे करती है? इसके अंदर की बनावट कैसी है? कौन इसे चलाता है? सीबीआई का मुखिया एक डायरेक्टर होता है जो आमतौर पर एक बहुत वरिष्ठ IPS अधिकारी होता है। इसके काम को मोटे तौर पर 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। ओके। पहली है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा या एंटी करप्शन ब्रांच। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मुख्य काम सरकारी कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना है। और बाकी दो? दूसरी है आर्थिक अपराध विंग, मतलब इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। ये बड़े बड़े वित्तीय घोटालों, बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों को देखती है। और तीसरी है विशेष अपराध इकाई या स्पेशल क्राइम्स यूनिट, जो आतंकवाद, संगठित अपराध, हत्या जैसे गंभीर और सनसनीखेज मामलों की जांच करती है, जिन्हें अक्सर राज्य सरकारें खुद सीबीआई को सौंपती हैं या फिर कोर्ट आदेश देता है। ये तो काम का एक बहुत ही साफ बंटवारा है। लेकिन आपने डायरेक्टर के पद का जिक्र किया। किसी भी एजेंसी की आज़ादी इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि उसका मुखिया कौन है और उसे कैसे चुना जाता है। तो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? ये बहुत अहम सवाल लगता है। ये सिर्फ अहम नहीं, बल्कि सीबीआई की स्वतंत्रता की लड़ाई का केंद्र बिंदु रहा है। डायरेक्टर की नियुक्ति एक बहुत शक्तिशाली चयन समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति की संरचना परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। अच्छा, कौन कौन होता है इसमें? इसमें 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री जो इसके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता,
और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के कोई जज। एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। हाँ। इस समिति में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता, 2 राजनीतिक व्यक्ति हैं और एक न्यायिक सदस्य। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर किसी एक नाम पर सहमत हो जाएं और मुख्य न्यायाधीश की राय को नजरअंदाज कर दिया जाए? क्या ये प्रक्रिया वाकई में राजनीतिक दखलंदाजी को रोक पाती है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। सैद्धांतिक रूप से ये संरचना इसलिए बनाई गई है ताकि कोई एक पक्ष अपनी मनमानी ना कर सके और नियुक्ति में पारदर्शिता बनी रहे। विपक्ष के नेता की मौजूदगी एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। सही। लेकिन व्यवहार में राजनीतिक सहमति और असहमति का प्रभाव तो पड़ता ही है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति इस प्रक्रिया को एक नैतिक और कानूनी गंभीरता देती है, जिससे पूरी तरह से मनमानी करना मुश्किल हो जाता है। और डायरेक्टर के कार्यकाल का क्या उसे सरकार कभी भी हटा सकती है? नहीं, और यहीं पर सीबीआई की स्वतंत्रता को थोड़ी और मजबूती मिलती है। डायरेक्टर को 2 साल का एक निश्चित कार्यकाल दिया जाता है। हाल ही में 2021 में एक संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार इस कार्यकाल को जनहित में 1-1 साल करके 3 बार बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, यानी कुल मिलाके अधिकतम 5 साल। हाँ, अधिकतम कार्यकाल 5 साल का हो सकता है। ये निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करता है कि डायरेक्टर बिना किसी डर के अपना काम कर सकें। ठीक है, तो नियुक्ति और कार्यकाल से थोड़ी सुरक्षा मिलती है। अब जरा इसके काम के दायरे पर आते हैं। हमने भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की बात की, लेकिन क्या सीबीआई किसी भी राज्य में जाकर किसी भी मामले की जांच शुरू कर सकती है, जैसे कि राज्य पुलिस करती है? नहीं, यहीं पर भारत का संघीय ढांचा सामने आता है। सीबीआई के पास पूरे देश में जांच का अधिकार नहीं है। वो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयूज या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े मामलों की जांच करती है। और राज्य के मामलों में? अगर मामला किसी राज्य का है तो सीबीआई वहां तभी जांच कर सकती है जब या तो उस राज्य की सरकार खुद सीबीआई जांच का अनुरोध करे या फिर सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट इसका आदेश दे। वो अपनी मर्जी से किसी राज्य के मामले में दखल नहीं दे सकती। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प सिद्धांत है सहमति का, जो अक्सर खबरों में रहता है। कई राज्य कहते हैं कि उन्होंने सीबीआई से अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है। इसका क्या मतलब है? ये डीएसपीए एक्ट की धारा 6 से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दा है। सामान्य सहमति या जनरल कंसेंट का मतलब है कि एक राज्य सरकार सीबीआई को एक तरह का खुला निमंत्रण दे देती है कि आप हमारे राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच बिना किसी रोक-टोक के कर सकते हैं। आपको हर बार हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। और जब कोई राज्य इसे वापस ले लेता है, तब क्या होता है? तब सीबीआई का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। सहमति वापस लेने का मतलब है कि अब सीबीआई को उस राज्य में किसी भी नए मामले की जांच शुरू करने से पहले हर एक केस के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी, जिसे विशिष्ट सहमति या स्पेसिफिक कंसेंट कहते हैं। और अगर राज्य सरकार मना कर दे तो? अगर राज्य सरकार अनुमति नहीं देती तो सीबीआई जांच नहीं कर सकती है। हालांकि यहाँ एक पेंच है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है तो सीबीआई को राज्य की सहमति की कोई जरूरत नहीं होती। कोर्ट का आदेश सबसे ऊपर होता है। मतलब ये राज्यों और केंद्र के बीच शक्ति संतुलन का एक बड़ा खेल है। अच्छा, दस्तावेज में कुछ बड़े ऐतिहासिक मामलों का भी जिक्र है, जैसे बोफोर्स घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और सत्यम घोटाला। ये सिर्फ उदाहरण है या इनका कोई गहरा महत्व है? ये सिर्फ उदाहरण नहीं है, ये सीबीआई के सफर के मील के पत्थर हैं। इन मामलों को अगर एक साथ देखें तो पता चलता है कि सीबीआई का काम समय के साथ कितना बदला है। बोफोर्स 80 के दशक में सीधे सीधे शीर्ष राजनीतिक भ्रष्टाचार का मामला था। फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आया, जो नीतिगत भ्रष्टाचार यानी पॉलिसी को अपने फायदे के लिए मोड़ने का मामला था। और सत्यम घोटाला एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड था। इन मामलों ने दिखाया कि सीबीआई को सिर्फ बाबुओं की रिश्वतखोरी से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सौदों, टेलीकॉम नीतियों और कॉर्पोरेट जगत की जटिलताओं से निपटना पड़ा है। ये एक बेहतरीन नजरिया है। इससे एजेंसी के विकास को समझने में मदद मिलती है। लेकिन जब सीबीआई इतने बड़े मामले संभालती है तो राज्य पुलिस के साथ उसके अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव भी होता होगा। इसे कैसे सुलझाया जाता है? इसके लिए दिशा निर्देश काफी स्पष्ट हैं। एक सामान्य नियम यह है कि अगर किसी मामले में मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हैं तो जांच सीबीआई करेगी, भले ही कुछ राज्य के कर्मचारी भी उसमें हों। और अगर राज्य के कर्मचारी ज्यादा हों तो?
और अगर मामला मुख्य रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों से जुड़ा है तो जांच राज्य की पुलिस ही करेगी, भले ही कोई केंद्रीय कर्मचारी भी उसमें शामिल क्यों न हो। ये शक्तियों का एक साफ बंटवारा है ताकि दोनों एक दूसरे के काम में दखल न दें। हमने सहमति और कोर्ट के आदेशों की बात की। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दस्तावेज में कुछ अदालती फैसलों का जिक्र है। बिल्कुल, सीबीआई की आज़ादी की कहानी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बिना अधूरी है। 3 फैसले मील का पत्थर माने जाते हैं। पहला 1997 का विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामला। अच्छा। इसी फैसले के बाद सीबीआई डायरेक्टर को 2 साल का निश्चित कार्यकाल मिला और नियुक्ति के लिए उस त्रिसदस्यीय समिति का गठन हुआ जिसकी हमने बात की थी। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। और इसी फैसले में वो पिंजरे में बंद तोता वाली टिप्पणी आई थी? नहीं, वो टिप्पणी 2013 में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की सुनवाई के दौरान आई थी। विनीत नारायण मामले ने तो आज़ादी की नींव रखी थी। दूसरा बड़ा फैसला 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक सीबीआई मामले में आया। हाँ, इसमें क्या हुआ था? कोर्ट ने डीएसपी एक्ट की धारा 6A को रद्द कर दिया। ये धारा कहती थी कि संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सीबीआई को केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी। कोर्ट ने इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन माना और खत्म कर दिया। यानी बड़े अधिकारियों को जो एक कानूनी कवच मिला हुआ था उसे हटा दिया गया। और तीसरा मामला? तीसरा था कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018, जिसने डायरेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया को और पुख्ता किया और ये सुनिश्चित किया कि इस पद को खाली न रखा जाए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे समय समय पर न्यायपालिका ने सीबीआई को और स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इतने सुधारों और कोर्ट के फैसलों के बावजूद सीबीआई पर आज भी राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप क्यों लगते रहते हैं? इसके सामने आज सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? सबसे बड़ी चुनौती आज भी वही है, राजनीतिक प्रभाव की धारणा। चूंकि सीबीआई प्रशासनिक रूप से केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि सरकार सीबीआई का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए करती है। इसके अलावा एजेंसी के पास कर्मचारियों और संसाधनों की भारी कमी है, जिससे जांच की गुणवत्ता और गति पर असर पड़ता है। एक और बड़ी बहस सूचना के अधिकार यानी आरटीआई को लेकर है। सीबीआई को आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है? ये एक दोधारी तलवार है। तर्क ये दिया जाता है कि सीबीआई संवेदनशील मामलों की जांच करती है और अगर जांच से जुड़ी जानकारी आरटीआई के जरिए बाहर आने लगे तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है, सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है या गवाहों को खतरा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि इससे एजेंसी में पारदर्शिता की कमी होती है और जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है। ये इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? दस्तावेज में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी सुझाव जो हमेशा दिया जाता है वो है सीबीआई को एक नया स्वतंत्र कानून देना। डीएसपी एक्ट, जो 1946 का एक पुराना कानून है, उसे बदलकर एक नया सीबीआई एक्ट बनाया जाए। इससे सीबीआई को एक वैधानिक दर्जा मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे सीएजी या चुनाव आयोग का है। तो वो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होगी? बिल्कुल, न कि किसी मंत्रालय के। ये तो एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव होगा। इसके अलावा और क्या सुझाव है? दूसरे सुझावों में संसदीय निगरानी बढ़ाना, एजेंसी के लिए एक अलग कैडर बनाना ताकि उससे डेप्यूटेशन पर आए अधिकारियों पर निर्भर न रहना पड़े, और इसके वित्तीय अधिकारों को बढ़ाना शामिल है। मूल विचार यही है कि एजेंसी को कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र बनाया जाए। इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए दस्तावेज के अंत में यूपीएससी की मुख्य परीक्षा का एक सवाल दिया गया है। ये सवाल इस विषय की गहराई को दिखाता है। हाँ, 2021 का ये सवाल था कि राज्यों द्वारा सीबीआई को जांच के लिए सहमति वापस लेने की शक्ति पूर्ण नहीं है, और इसे भारत के संघीय चरित्र के संदर्भ में समझाना था। ये दिखाता है कि परीक्षा में सिर्फ तथ्य नहीं पूछे जाते, बल्कि एक गहरी विश्लेषणात्मक समझ की जरूरत होती है। आपको सहमति के सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की शक्ति और केंद्र राज्य संबंधों के बीच के नाजुक संतुलन को एक साथ पिरोकर अपना जवाब बनाना होगा। तो हमने सीबीआई के जन्म से लेकर उसकी शक्तियां, न्यायपालिका के साथ उसके रिश्ते, उसकी चुनौतियों और भविष्य की राह तक हर पहलू पर बात की। ये साफ है कि ये सिर्फ एक एजेंसी नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है जो लगातार खुद को परिभाषित करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़े जाते हैं, सीबीआई की असली समस्या क्या है? क्या वो कानून जो उसे शक्ति देता है, या वो राजनीतिक व्यवस्था जिसके तहत उसे काम करना पड़ता है?
क्या सिर्फ एक नया कानून बना देने से सीबीआई वास्तव में स्वतंत्र हो जाएगी, या इसके लिए एक व्यापक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है जो किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग न करे? ये सवाल सीबीआई के भविष्य की दिशा तय करेगा।